मुझे पार्ट 1 का रिव्यू ज़रूर देना। बट आप लोग हैं कि मानते नहीं। 2-3 लोगों का आया मुझे इंस्टाग्राम पे, दे टोल्ड मी दे लाइक दैट, और उन्हें और भी अच्छा लगेगा अगर और वीडियोस बनाओगे। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन टाइप ही था। बिकॉज मेरी, अगर आप इससे पहले वीडियोस देखोगे उसमें क्वालिटी इन द सेंस, I have used this PDF writer for the first time in my video, and it enhances the video quality too, right? आपने फील किया होगा अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ऑन द रजिस्टर्स या ऑन द कुछ ना कुछ कॉपीज़ रहता है, बट वो भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मोस्टली द नोट्स आर मेड देयर, राइट? बट ये भी एक तरह का, मैंने एक्चुअली इतना बड़ा सेशन इकट्ठे लिया नहीं ना, और एडिटिंग भी लॉट इन्वॉल्व रहती है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि एडिटिंग उतनी नहीं होती है, बट जो लोग एजुकेशनल चैनल्स या जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, वो अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई इसने काम किया है एडिटिंग पे। एडिटिंग में करना कुछ नहीं होता एक्चुअली हमें, क्योंकि शॉर्ट्स में, स्लॉट्स में बनी होती है, तो उस पर भी बहुत काम करना होता है। तो कट करना, जॉइंट करना, ताकि आपको भी एकदम आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो उसको सोच के अपनी 2-3 चीज़ें बीच में डाल के वो सब कुछ करना पड़ता है। बट मैं उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी। और अब मैं, क्योंकि मैंने वादा किया था, सो आई एम मेकिंग द पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 हैज़ बीन ओवर एंड नाउ पार्ट 2 इज़ गोइंग टू स्टार्ट। एंड इसका भी आप लोगों ने ज़रूर रिव्यू देना है यार, प्लीज़। ओके ओके, चलो बाय। और देखो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड जस्ट यार देखते हैं अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ आएंगे, राइट? अब कंट्रोल क्या है? कंट्रोल्स वो पॉलिसीज़ हैं, वो प्रोसीजर्स हैं, वो प्रैक्टिस हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। पॉलिसीज़ जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, प्रोसीजर्स जिस तरह से अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको किस प्रोसीजर से निकाला जाएगा, क्योंकि अक्सर जो प्रोसीजर से निकाला जाएगा उसी से तो हमें पता चलेगा रिस्क क्या है। और अगर हमें रिस्क पता चलेगा तभी तो हम उस पर कंट्रोल लगा पाएंगे। मीन्स अगर हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस वक्त अगर वो प्रोडक्ट सीधा गत्ते में गिरता है तो क्या पता वो इतना भारी हो कि जब गिरता हो तो गत्ता नीचे से थोड़ा टॉन हो जाता हो या मुड़ जाता हो, राइट? तो हम जब वो प्रोसीजर देखेंगे तभी तो हमें रिस्क पता चलेगा, रिस्क पता चलेगा तभी तो हम कंट्रोल लगा पाएंगे, ठीक है? तो कंट्रोल इज़ डिफाइंड एज पॉलिसीज़ जो हमारी पहले से हैं, प्रोसीजर्स जो हमारे हैं, प्रैक्टिसेस जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने काम बांटा हुआ है। या यू कैन से ऊपर अगर हेड आता है तो नीचे किस तरह के हमारे डिपार्टमेंट है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, यू कैन से दैट। और जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हमें रीज़नेबल एश्योरेंस मिले, रीज़न कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हों, और जो अनडिज़ायर्ड इवेंट्स है वो प्रिवेंट भी हो, डिटेक्ट भी हो, करेक्ट भी हो। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं हम वो पॉलिसी प्रोसीजर सारे जो कि हम डिज़ाइन करेंगे ताकि हमें एश्योरेंस मिले। अब एश्योरेंस के साथ रीज़नेबल वर्ड इसलिए लगाया, एक अगर किसी ने हमारे ऑडिट पढ़ा होगा तो उनको तो हालांकि ये शक नहीं होगा, बट मैं बताना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट और रीज़नेबल एश्योरेंस में फ़र्क होता है। एब्सोल्यूट होती है 100% एश्योरेंस, बट यहाँ पे रीज़नेबल एश्योरेंस मतलब कि चाहे हमने कंट्रोल लगा भी लिया पर ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रोल लगाने से कभी वो रिस्क आएगा ही नहीं, या वो रिस्क एलिमिनेट हो गया, ख़त्म ही हो गया, ठीक है? तो कंट्रोल वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें रीज़नेबल एश्योरेंस मिले। रीज़नेबल एश्योरेंस मिले मीन्स 50, 60, 70, 80% तक, ठीक है? कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव जो हम हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने, ठीक है, वो अचीव भी हो जाए। और जो अनडिज़ायर्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई चोरी हो गई, कुछ भी हो गया,
जो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हम डिज़ायर नहीं करते, जो कि हमने सोचे नहीं होते, वो प्रिवेंट भी हो सके। या तो हमने ऐसा कंट्रोल लगा दिया, हमने पहले अपने प्रैक्टिसेस प्रोसीजर सोच लिया, अच्छा ये काम होता है हमारे हिसाब से, इसमें ये गलती आ सकती है, तो हमने उस पहले ही वो कंट्रोल लगा दिया, तो हमने प्रिवेंट ही कर दिया ना। या जब वो हमारे प्रोसीजर्स हुआ, जब हमने देखा, तो हमने उस रिस्क को डिटेक्ट किया, ठीक है। तो अनडिजायर्ड इवेंट्स जो ऐसे होते हैं हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, या तो प्रिवेंट ही कर दिए, ठीक है। मतलब हमने खुद से ही सोच लिया और उसे प्रिवेंट कर दिया। और डिटेक्टेड मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग हैं, प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, और अलग है, और अलग है। तो अनडिजायर्ड इवेंट्स या तो प्रिवेंट हो जाएंगे, मतलब कि हुआ ही नहीं अनडिजायर्ड इवेंट्स, हमने पहले ही ये सोच लिया ये हो सकता है, तो हमने उसको सीधा प्रिवेंट कर दिया। दूसरा, उसे डिटेक्ट किया और उस हिसाब से हमने करेक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल की डेफिनेशन। अब कंट्रोल की डेफिनेशन तो हो गई हमारी। अब इसमें सर तीन आ जाते हैं, मैनुअल कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल, सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल, ठीक है। मैनुअल कंट्रोल्स क्या होते हैं सर? मैनुअल कंट्रोल्स मतलब ए डिपार्टमेंट ने, एग्जांपल लेते हैं, ए डिपार्टमेंट ने जब बी डिपार्टमेंट को सामान दिया, ठीक है, भेजा, तो हम क्या होगा, ए डिपार्टमेंट पहले जब बी डिपार्टमेंट के पास सामान आएगा तो वो देखेगा जिस तरह का सामान उसने मंगाया था वही क्वालिटी का सामान आया है, वही क्वांटिटी आई है जो उसने ऑर्डर की थी, ठीक है। तो ये हो गया सर मैनुअल कंट्रोल्स, हमने बंदा ही लगा दिया उधर चेक करने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, अब यहाँ पे ये जो अब वेरिफिकेशन होगी ये सारी ऑटोमेटिक हो रही है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम से हो रही है, तो सामान आ रहा है तो चेक होके आ रहा है, लिस्ट बन के आ रही है, इधर से भी लिस्ट जा रही है, मतलब सब काम ऑटोमेटेड चल रहा है, ठीक है। अब सेमी ऑटोमेटेड क्या होगा कि जो वेरिफिकेशन होगी बी डिपार्टमेंट वो तो होगी, वो तो हमने मान लिया ऑटोमेट कर दिया कि उसने मशीन्स ने चेक किया और निकाल दिया, बट जो इनवॉइस की मैच करना है, मतलब इनवॉइस पे जो बिल आया है उसमें जो क्वांटिटी लिखी है और जो हमारे पास फिजिकली क्वांटिटी आई है, मतलब मान लेते हैं कि बी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया था ए डिपार्टमेंट से 10 गुड्स और आई भी 10 पर इनवॉइस पे तो 15 लिखा है ना। अब मान लेते हैं कि आप कहो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है, अगर कल को कहे कि अगर आपको पता, बी डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि इनवॉइस गलत है, 15 का आया हुआ है, तो ए डिपार्टमेंट को बोल के उसको चेक ठीक करवाना चाहिए था ना, तो वो बी डिपार्टमेंट भी फॉल्ट आ जाएगी, इसलिए इनवॉइस को भी चेक करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल आ जाएगा जिसमें क्वांटिटी तो क्वांटिटी तो फिजिक ऑटोमेटिक हो जाएगी चेक, बट जो क्या कहते हैं इनवॉइस का जो मैच करेंगे, जो इनवॉइस में क्वांटिटी मैच करनी होगी उसके लिए हम वो मैनुअली रख सकते हैं, ठीक है सर। अब ये हो गया, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस पे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल्स पढ़ने वाले हैं। सो यार मेरे को बताना यार अब तक कैसा लगा सेशन। अब चलो अभी क्या ही इम्पोर्टेंस पे चलते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस भी आ सकता है इसमें सर। इम्पोर्टेंस के साथ साथ आप यहाँ पे लिख लो, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आपको रोल भी कह सकते हैं वो, ठीक है। इंपॉर्टेंस या रोल आ सकता है। इंपॉर्टेंस बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं। इंपॉर्टेंस पहले तो रोल क्या है हमारा, रिस्क, ठीक है। हाँ, कंट्रोल लगाने का हमारा रोल क्या है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों अच्छी तरह, ठीक है। और दूसरा हमारे रिस्क में मिटिगेट हो, मतलब कि कम हो, ठीक है। मिटिगेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, हम उसको ट्रीट करना, ठीक है, उसको ठीक करना, ओके। और इम्पोर्टेंस क्या होगी सर, आपको इतने सारे रिस्क बताए उसका उल्टा लिख दो। वैसे इतना ज़्यादा तो उन्होंने भी, आईसीए वालों ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर आप कर सकते हो, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है ना, तो आप कर दो, ठीक है। जितने भी साइबर अटैक्स वाले हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक रिस्क बताया था उसकी जगह लिख दो आईटी रिस्क, वो सबको मिटिगेट करेगा, वो सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब अप्लाइंग आईटी कंट्रोल्स, अब बातें तो हमने बहुत कर ली सर। अब एप्लीकेशन में आईटी कंट्रोल्स को अप्लाई करने में दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं सर। एक तो जनरल कंट्रोल्स होते हैं, ये दूसरे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब सिंपल है
एप्लीकेशन कंट्रोल्स और जनरल कंट्रोल में पता चल होना चाहिए आपको कि फ़र्क क्या है। तो जनरल कंट्रोल्स वो होते हैं जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो इन द सेंस बहुत ही वाइड है, ठीक है, हर एक एरिया को कवर कर रहे हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स माइक्रो नेचर के होते हैं, दैट इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारा OS ये सब होते हैं ना सॉफ्टवेयर, इसके रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जनरल कंट्रोल्स मैक्रो होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स माइक्रो होते हैं, ये आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हो। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही फास्ट चलने वाला हूँ इसमें टॉपिक में, जो कि हमारा है अपना जनरल कंट्रोल्स। कितने बड़े हैं सर, एक सेकेंड, बहुत ही बड़ा है। ओके, कोई चक्कर नहीं, बच्चे 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 बच्चे। ओके, तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये बताया था कि ट्रिक, तो आप भी लिख लो यहाँ पे, पासा क्यूबा मत सिया। किसी ने मुझे कहा था ऐसे कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है, बट होता है इसका फ़ायदा। पेपर में कई बार मैटर भूल जाता है, पर सर अगर ये चीज़ें याद हो जाती है ना, तो हेडिंग बहुत ही अच्छी लिखी होती है। और हेडिंग अच्छी लिखी होती है ना, अंदर के कीवर्ड तो आपने 10 बार ही पढ़े होते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड भी आपको खनक जाते हैं पेपर में, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। बस जैसा जैसा एक बार आपने सर पे भरोसा कर लिया ना, बस फिर सब अच्छा हो जाता है। कोई भी सर, मैं नहीं कह रहा मेरे पे, बाकी करो, आई वुड फील गुड, बट मैं नहीं कह रहा मेरे पे, पर किसी भी सर पे एक बार भरोसा कर लो ना, तो उस पर एंड तक करो। बीच में जो आप डालम डोल कर लेते हो ना, इस सिर पे उस सर पे, वहाँ पे आप फंस जाते हो एंड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक सर एंड डू बेस्ट विद हिम। ओके, तो पासा क्यूबा मत सिया, ये तो हमने अब वो लिख लिए शॉर्ट फॉर्म्स। अब ये है क्या लाइन, पासा क्यूबा में था सिया के साथ, ठीक है, तो ये सब इनिशियल्स हैं जो कि हमें चाहिए, ये सिर्फ इनिशियल्स मैंने लिख दिए। आप लिख दो अपना यहाँ पे, सा क्यूबा में था सिया के साथ, इसमें में था का एम ले लिया और था का टी ले लिया। ओके, तो ये याद करने में इजी रहेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं ना छोड़ के जाने वाले, मैं नहीं कहूँगा इसको छोड़ के जाने वाले, बाकी इशारा आप समझ ही गए। ये इस नवंबर में नहीं आया, हो सकता है मई में आ जाए। सो पासा, तो हमारा आ गया सबसे पहले हमारा पी, जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। हमारी एक जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, ये इसका एक्सेस पासा का ए आ गया, ठीक है। मतलब कि जो आईटी हमारा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए प्रॉपर पॉलिसी और प्रोसीजर से, जो कि हमें बताए, पॉलिसी और प्रोसीजर्स स्पेसिफिक होने चाहिए, जो कि हमें बताए किसको एक्सेस कितना होगा, किसको ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, किसको कितना एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि हमें एसओडी कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज मेकर शुड नॉट बी चेकर वाली प्रॉब्लम ना हो, मेकर अलग हो चेकर अलग हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मीनिंग क्या है सर, कि जो एक्विजिशन एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम आईटी का स्ट्रक्चर एक्विजिशन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए, इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ऐसे नहीं हैप्सड मैनर में नहीं होना चाहिए, शुड बी इन द कंट्रोल्ड मैनर। ओके, चेंज मैनेजमेंट। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, नई नई अपडेशंस आ रही हैं, वैसे वैसे हमारी नीड्स भी चेंज हो रही हैं। और हमारी नीड्स चेंज हो रही हैं, तो जो जो कंपोनेंट्स जो कि आईटी इन्वायरमेंट में डालने हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस चेंज होते रहना चाहिए, कंपोनेंट्स कॉन्टीन्यूसली चेंज होने चाहिए। अब कॉन्टीन्यूसली चेंज करने से फ़ायदा क्या होता है सर, स्मूथ वर्किंग रहती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे जैसे आपकी नीड्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे आप अपने आईटी इन्वायरमेंट पे ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो चेंज मैनेजमेंट भी हो गया। अब आ गया बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। अब जैसे जैसे हमारी आईटी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ रही है, हम कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम आईटी स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उससे क्या होता है, ज़रूरी बन जाता है कि जो रिकवरी है अपने ऑपरेशंस की, वो इंश्योर्ड रहे। अब जितना ज़्यादा काम आप कंप्यूटर पे करते हो, आप
उतना ही ज़्यादा इंश्योर रखते हो कि वो अपनी रिकवरी, दैट इज रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है एबिलिटी टू रिकवर, राइट। तो वो रिकवर कर पा रही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो हमें ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन हो ही गया, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल ही नहीं करवाया इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब उसको यूज़र्स को चाहिए था। इंटीग्रिटी में यही होता है कि कोई बीच में से हमारी इन्फॉर्मेशन को चेंज ना कर दे, हमने कुछ मैसेज लिखा उसमें कोई और कोई दूसरी मॉडिफिकेशन करके ना भेज दे, ठीक है जी। मतलब चेंजेस करके ना भेज दे। अब आ जाएगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। अब कई इंसिडेंट होते हैं जो क्रिएटेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ आईटी होते हैं, अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मानते हैं कि जैसे कि हमारा सारा डेटा लॉस्ट हो गया, किसी ने, हमारी फाइल्स करप्ट हो गई, तो वो इंसिडेंट को हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसका क्या मेजर्स लगाते हैं, तो उस पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और हमारी पॉलिसीज़, जैसी हमने पॉलिसी या प्रोसीजर बनाए उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट और रिस्पॉन्ड भी करना और मैनेज भी करना, ठीक है। अब हमारे मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर्स, जो हमारे सर्वर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, सर्वर या हमारे एप्लीकेशन जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क कनेक्शंस हैं उन पे मतलब हमें ध्यान रखना है, कंप्लीटली ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हमारे SLAs होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमारा वेंडर्स के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए होते हैं वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट से होना चाहिए। हमने वेंडर से कोई भी सामान लिया है, हमने कोई भी सर्विसेज ली है, वो प्रॉपर एस एल ए से क्या होता है, हम सर एक मतलब एक एग्रीमेंट मान लो जिसमें हम कह देंगे कि इस परफॉर्मेंस का होना चाहिए हार्डवेयर, मतलब कल को वो आदमी धोखा नहीं दे सकता ना, बिकॉज इट इज़ स्टेटेड इन एन एग्रीमेंट, राइट। तो उसके बाद एक और आता है यूज़र ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस पर्सोनल। जो पर्सोनल डिप्लॉय कर रहे हैं हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए, वो कम से कम उनके पास कम से कम उतनी स्किल तो हो, राइट। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स मैंने कहा था माइक्रो होते हैं, जो कि सिर्फ अपना हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे होते हैं, ठीक है। तो हमारा शुरू हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, आई होप यू रीड कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला होता नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद अब की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, पहले तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव हमारा जो आईटी कंट्रोल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो हमने लगाया है वो इफेक्टिव है या नहीं, ये इंडिकेटर्स कौन से हैं, ठीक है। अब पहला इंडिकेटर क्या है, जो हमारे न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारा करंट है उसमें से जो न्यूली एडेड अपग्रेड्स चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम प्लान कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। वो आ गया हमारा कॉस्ट, ये जो हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अपने टाइम पे दे पा रहे हैं या विद इन बजट दे पा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो पा रहे हैं या बेटर इफेक्टिव, ये सब हम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा दे पा रहे हैं या नहीं, सिंपल सी बात है। अब हम एलोकेट कर पा रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे हमने प्रेडिक्ट किए वैसे एलोकेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसिस्टेंटली मतलब होता है रेगुलरली, मतलब हम रोज़ रोज़ हम जितने भी टाइम पे अपना आईटी से अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हम कंसिस्टेंट उस पर रिलायबल रह सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हम कि हमें जब डाटा चाहिए होगा वो हमें अवेलेबल भी होगा, रिलायबल मतलब वो जो हमें चाहिए होगा वो मिलेगा भी, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अब जो हमें कुछ की इंडिकेटर्स पता चले हैं वो हम क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मैनेजमेंट को कि नहीं, ठीक है जी। अब
एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स। अब जो थ्रेट्स नए आने वाले हैं, जिस तरह से हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे हमें कुछ आइडिया मिलेगा, हम उससे ही अपने जो नए थ्रेट्स आने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को कि नहीं। ठीक है, अब कस्टमर्स सपोर्ट सेंटर का भी एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है। ठीक है, अब हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ यूजर्स एंड द सिक्योरिटी, ये सिर्फ एक जनरल लाइन है, अब ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन दी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैंने हालांकि सुलझी सलझी लिखी हुई है, लिखी तो सेम ही है बट ढंग से लिखी है। अच्छा जी, ऐसा कोई प्रोसेस जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस हो। टुकड़ों में पढ़ते हैं। अब सपोज करो आपके घर पे एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने रोटी बेड पे नहीं खानी, ये हो गया आपका डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन हो गया आप मानते हो उसे कि नहीं। मेंटेनेंस हो गया दिन बर दिन उसको मानते जाते हो कि नहीं। ठीक है कि नहीं। ये राइम कर गया। अच्छा, ऐसा कोई वही प्रोसेस जो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन बाय दो चार्ज विद गवर्नेंस, जो कि हेड पे होते हैं, हेड मैनेजमेंट के भी ऊपर। हाँ, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में हालांकि फ़र्क पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस बहुत हद तक एश्योर कर देते हैं बट नॉट 100%। ओके, सो उसमें आ जाएगा अपना किस चीज़ की, अबाउट रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द एंटिटी ऑब्जेक्टिव्स। अब ये 4 पॉइंट्स कैसे याद करने हैं, जो कि हमारे सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस या कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहले आ गया एसेट्स। अब एसेट्स कहाँ प्लेस होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद कर लेना। ठीक है, अब उसके साथ बिजनेस काम करती है तो ऑपरेशंस याद करना ना, और एंड टू एंड कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। मेरे हिसाब से इस लाइन में याद करोगे सबको याद हो जाता है, मे बी आपको भी याद हो जाए। ओके, सो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ये क्या करता है, ये सेम ही लिखे हुए हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो सेम डेफिनेशन में थे अपना, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन और सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, जैसे मैंने सीक्वेंस बताई उसमें शायद याद हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कौन से कंपोनेंट्स हैं सर? पहले तो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद रिस्क हम एक्सेस करते हैं, क्या होगा रिस्क का। उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी करते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी आ जाती है, हालांकि वो आईसीआई ने कट कर दी है इस नवंबर अटेम्प्ट के लिए ही। और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो जाती है, और उसके बाद हम उसे मॉनिटर करते हैं। अब ये 5 कंट्रोल्स याद कैसे करने हैं उसके लिए भी मैं एक बता देता हूँ। क्विक इन्फो मॉनिटरिंग, सी से आ गया कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर से आ गया रिस्क असेसमेंट, और सी से दोबारा आ गया अपना कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो कि है रिव्यू। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आ गया इन्फो से, एंड मॉनिटरिंग से तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है ही। ठीक है, सो इसमें कोई एसिटेज इशू नहीं है। आप इसको याद करने के लिए ना, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, वेट अ सेकेंड, आई डोंट रिमेंबर मैंने पढ़ाया कि नहीं, बट इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े ना, उसका फर्स्ट पॉइंट 4.6, 7 एंड 8th पॉइंट ना एक बार ज़रूर नज़र मारना, आपको सेम सा लगेगा। अब इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और इसमें क्या फ़र्क है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो ऑडिटर की बात हो रही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं ऑडिटर पे। ठीक है, अब कंट्रोल एनवायरनमेंट वो प्रोसेस है, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कई स्टैंडर्ड्स उसमें लिखे होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो पहले के लगे हुए हैं वो बेस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह का इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम रिस्क को एक्सेस करते हैं। रिस्क एक्सेस जो करना है वो डायनामिक है, बहुत बड़ा है और रेपिटेटिव प्रोसेस है, बार बार करते हैं ताकि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जब हम उसे एक्सेस कर पाएंगे और जब हम उसे एक्सेस करते हैं रिस्क को टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो
अगर हम रिस्क को, जो भी हमें रिस्क होने वाला है, अगर हम उसको ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। तो वो है रिस्क असेसमेंट। ठीक है। अब रिस्क की एक सिंपल भी होता है कि रिस्क हमेशा रिस्क टॉलरेंस के अंदर ही होना चाहिए। रिस्क टॉलरेंस मतलब रिस्क आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। अगर, ठीक है ना, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप 2 रुपीज़ का, आप 100 रुपीज़ का शेयर में इन्वेस्ट किया है, 120 आपका, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉस 20 रुपए तक झेल सकते हो, उसके बाद तो सर आप डूबे डूबे। ठीक है। तो वो होता है हमारा रिस्क टॉलरेंस। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारा रिस्क जो है वो हमारे रिस्क टॉलरेंस के है कि नहीं, ये हमें रिस्क असेसमेंट से पता चलता है। ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ वो एक्शंस होते हैं जो हमने ऊपर पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाए, ठीक है, ताकि हमारा रिस्क जो है वो मिटिगेट हो पाए। ठीक है सर। अब उसके लिए आप सिर्फ नाम लिख सकते हो नीचे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये भी एक कंट्रोल एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट हो पाए। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इंफॉर्मेशन मिलनी तो इंटरनल कंट्रोल से एक बात होगी, अब कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है सर, ताकि ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो पाए। राइट। अब कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है कॉन्टीन्यूस हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उसको शेयर करना और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन भी करना, एक कम्युनिकेशन है। आप जिसको कम्युनिकेट करोगे वो ऑब्टेन भी तो करेगा ना इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो मच इम्पॉर्टेंट। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी हो गया। अब आते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स की वजह से। अब एक बार कंट्रोल जब भी लग जाए तो हमेशा उसको मॉनिटर करो। इसमें मुझे कोई समझाने वाली बात लगती नहीं है, बट ओके, क्या कर सकते हैं, डिमांड रखी है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा जी। अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। अब की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, पहले तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव हमारा जो आईटी कंट्रोल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो हमने लगाया है वो इफेक्टिव है या नहीं, ये इंडिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है। अब पहला इंडिकेटर क्या है, जो हमारे न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारा करंट है उसमें से जो न्यूली एडेड अपग्रेड्स चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम प्लान कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है। वो आ गया हमारा कॉस्ट। ये जो हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अपने टाइम पे दे पा रहे हैं या विद इन बजट दे पा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो पा रहे हैं या बेटर इफेक्टिव, ये सब हम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा दे पा रहे हैं या नहीं, सिंपल सी बात है। अब हम एलोकेट कर पा रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे हमने प्रेडिक्ट किए वैसे एलोकेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अब हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसिस्टेंटली मतलब होता है रेगुलरली, मतलब हम रोज़ रोज़ हम जितने भी टाइम पे अपना आईटी से अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हम कंसिस्टेंट उस पर रिलायबल रह सकते हैं कि नहीं। ठीक है। हम कि हमें जब डाटा चाहिए होगा वो हमें अवेलेबल भी होगा, रिलायबल मतलब वो जो हमें चाहिए होगा वो मिलेगा भी, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, सिंपल सा है। ठीक है। उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अब जो हमें की कुछ की इंडिकेटर्स पता चले हैं वो हम क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मैनेजमेंट को कि नहीं। ठीक है जी। अब एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स। अब जो थ्रेट्स नए आने वाले हैं, जिस तरह से हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उससे हमें कुछ आइडिया मिलेगा, हम उससे ही अपने जो नए थ्रेट्स आने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को कि नहीं। ठीक, कस्टमर्स सपोर्ट सेंटर का भी एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है। ठीक है। अब हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ यूजर्स एंड द सिक्योरिटी, ये सिर्फ एक जनरल लाइन है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअली मुझे एक काम आ गया था तो मैं चले गया था। अब हम पढ़ते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है हमारा मैनेजमेंट। राइट। मेरी राइटिंग में ना गंदी नहीं है। अच्छा जी। ये हो गया अपना मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ही साथ मिल जाती है, जिसने मतलब कि जिसने इंटरनल कंट्रोल लगाया, अगर वही साथ में मिल जाएगी तो कहाँ सर क्या इंटरनल कंट्रोल चल पाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स। जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कई जजमेंट्स लग रहती है, जैसे कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन तो हो ही गई, एक डेप्रिसिएशन का मेथड भी होता है, कॉस्ट और वो अपनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करने का भी
होता है मेथड्स डिफरेंट, कोई कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस लगाता है तो कोई हायर लगाता है, जो मर्जी, मतलब कि जितने भी मेथड्स होते हैं, राइट। तो ये भी मैनिपुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट अगर है तो फिर ये भी लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल की बन जाती है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल फाइंड कर भी देता है मिस्टेक तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि नहीं सर ये तो अलग ही, ठीक है जी। जैसे कि डेप्रिसिएशन का कोई नया मेथड हो गया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करने का भी तो मेथड होता है, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि वो अपने एस्टिमेट्स या जजमेंट्स जो हैं वो किस तरह से लगाते हैं। गुडविल को वैल्यू करने के भी तो कई मेथड्स हैं यार, है ना। तो फिर अब वही तो बात है, अगर कोई भी हम इंटरनल कंट्रोल कोई गलती निकाल भी देता है तो मैनेजमेंट के पास एक होता है प्रूफ, या मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकती है कि यार हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया इसलिए ये, ठीक है। और वी कैन नॉट से एनीथिंग टू द मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ सर्टेन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट यू कैन वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स और गुडविल इन दीज मैनी मेथड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक, द मोस्ट लव्ड, ठीक है। इस बार आया नहीं बट इसमें अमेंडमेंट भी आई है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की ना, क्या कहते हैं, अपने बेनिफिट्स में अमेंडमेंट आई है, अभी मैं बता भी दूंगा। बट बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है, बहुत मतलब इतनी ऐसे कुछ नहीं है, बस बेनिफिट्स थोड़े बढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जितना मैं समझाऊंगा उतना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये सारा पैराग्राफ छोड़ दो, बस ऊपर से रीडिंग ले लो, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है, बट एमसीक्यू में भी कुछ ढंग का ही आएगा ना सर। तो फिर सार्बन्स ऑक्सले एक्ट जो कि यूएस की है, ठीक है, वो है जो सार्बन्स ऑक्सले एक्ट जो यूएस की है वो इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे बेस्ड है, कि हम इंटरनल कंट्रोल जो कि हमें रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल ऑडिट में करना है ना, इंटरनल कंट्रोल वो उसको लगाना और उसको रिव्यू करने पे बेस है ये एक्ट। और ये हाईलाइट क्या करती है, किसकी इंपॉर्टेंस, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि रिस्क को इवैल्यूएट करना, सिक्योरिटी रखना और उसको उसके ऊपर कंट्रोल लगाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जितना को रिलेट करता है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है सारी, ठीक है सर। तो सार्बन्स ऑक्सली एक्ट फिर एक बार बताता हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये यूएस का है एक्ट विच इज जो कि बेस्ड है इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू पे है। और ये हाईलाइट क्या करता है, इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाईलाइट करता है। इंपॉर्टेंस किसकी, रिस्क वैल्यूएशन की, सिक्योरिटी और कंट्रोल की, ठीक है। अब इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की सर आगे डेफिनेशन को मैं समझाना चाहूँगा सरल भाषा में इधर। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एज अफेक्टेड बाय, कौन कौन लगाता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, कब, जब उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी सेट करनी हो, जो कि आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेटजी सेटिंग, ठीक है सर। स्ट्रेटजी सेटिंग, अब टू आइडेंटिफाई क्यों लगाते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि पोटेंशियल इवेंट्स कौन से। अब साथ के साथ नोट कर देना, मैं एक सेकंड ब्रॉडर व्यू भी दिखा देता हूँ, पोटेंशियल इवेंट और दूसरा अपना कि मैनेज करना हमारा रिस्क, मैनेज रिस्क विद इन द रिस्क एपिटाइट है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। टू प्रोवाइड, ये हम करते सब क्यों हैं, ताकि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके विद रिगार्ड टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है सर। ये हमारी ओवरऑल डेफिनेशन। Enterprise risk management is the process as affected by board of directors management in the process of strategy setting। जब वो strategy set कर रहे होते हैं तब board of directors और management इस process को लगाती है ताकि वो identify कर सके कि potential event कौन से हैं, कि कौन से ज़रूरी या कौन से अच्छे इवेंट है, और अपना रिस्क मैनेज कर पाए विद इन द रिस्क एपिटाइट, मतलब कि उनकी जो रिस्क टॉलरेंस मान लो कि वो उसके अंदर है कि नहीं, ताकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, ठीक है। डेफिनेशन बोल देता हूँ, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एज अफेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट इन स्ट्रेटजी सेटिंग टू आइडेंटिफाई potential events and manage risk within the risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives, ठीक है।
अब ये हमारी हो गई इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कहता हूँ रीडिंग कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी भी सर के नोट्स भी देखोगे यू विल फाइंड द सेम। मेरे अपने जो नोट्स हैं उसमें भी मैंने इसका कोई रेलेवेंस पाया नहीं है, क्योंकि ना ही एमसीक्यू बनता है ना ही कुछ है, ठीक है सर। और इतनी बुक वास्ट है कि आप अगर पूरे पढ़ने पे आओगे तो बस सर फिर आप 2 अटेम्प्ट मान के चलो। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। अच्छा जी, अलाइन रिस्क विद इन द रिस्क एपेटाइट। अब बेनिफिट क्या है ईआरएम के, पहले मैं जो अमेंडमेंट है मैं सोच रहा हूँ वो समझाऊँ या सीज अपॉर्चुनिटीज़ वाले मार्क कर दूँ। अच्छा, जो पुराने हैं मैं उनको ज़रा कर देता हूँ मार्क, एक सेकंड। हमारे थे पहले हेल्प सीज अपॉर्चुनिटीज़, इसमें ये सीज अपॉर्चुनिटीज़, रैशनलाइज कैपिटल, लिंकिंग ऑफ ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न, ठीक है सर। और एक अलाइन वाला था, किधर गया वो यार, हाँ 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 हाँ। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको थे पुराने। ये अलाइन रिस्क, पहले मैं पुरानी बता देता हूँ। अलाइन रिस्क एपिटाइट एंड स्ट्रेटजी। अब मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट कंसिडर करती है इस रिस्क एपिटाइट को जब वो स्ट्रेटजी बना रही होती है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन हो पाएँ जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है। जब हम स्ट्रेटजी सबसे पहले बनती है, उसके बाद उसमें प्लान बनते हैं, राइट। स्ट्रेटजी एक ब्रॉड व्यू देती है, प्लान उससे ज़्यादा डिटेल्ड व्यू देती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो हमने स्ट्रेटजी बना दी कि हमने ये करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी उसी के साथ होने चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे नहीं आप करना चाहते हो कि स्ट्रेटजी आपने इस तरह की बनाई है कि आप कॉम्पिटिटर से क्वालिटी में आगे जाने लगे हो, बट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उससे मैच ही नहीं हो पा रहे। आपके ऑब्जेक्टिव्स कहीं और ही जा रहे हैं। आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा बुक करो जब भी आप सेल करो। तो एक साथ क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, वन हैज़ टू बी ऑन स्टेक, या अगर इफ़ वन हैज़ नॉट टू बी ऑन स्टेक तो इट इट विल बी इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्टर पीरियड में तो एक ही चीज़ हो सकती है, राइट। अच्छा, अब लिंक करना है ग्रोथ, रिस्क एंड रिटर्न। अब जो हमने अपना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या था कि हम पोटेंशियल इवेंट को आइडेंटिफाई करें और मैनेज करें रिस्क विद इन द रिस्क एपेटाइट है कि नहीं। अब जो हमारा रिस्क एंड रिटर्न है, हम हमारे रिस्क को हम अलाइन करें, लिंक करें अपने क्या कहते हैं ग्रोथ से, राइट। अब एंटिटी करती है रिस्क को कंसिडर करें एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। और रिटर्न जो आने वाली है, कि वो रिटर्न जो आने वाली है वो रिस्क के बिहाव पे हमें बेनिफिट होगी कि नहीं होगी, मतलब रिस्क से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। या जितनी हमें रिटर्न मिलने वाली है, अगर हम रिस्क को, अगर हम उस रिस्क को ले लेते हैं, हम झेल लेते हैं उस रिस्क को, तो जो हमने उससे रिटर्न मिलने वाली है वो क्या रिस्क को, हमारा जो हम रिस्क ले रहे हैं क्या उसको कमेंसरेट कर सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आया हमारा अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटजी। ये हो चुका है हमारा, आ गया सीज अपॉर्चुनिटीज़। मैंने पहले ही बताया डेफिनेशन में जब लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट दैट, अब पोटेंशियल इवेंट जो आइडेंटिफाई हुए हैं, अब पोटेंशियल इवेंट रेदर देन जस्ट रिस्क, सिर्फ पोटेंशियल इवेंट रिस्क में नहीं बल्कि जो इवेंट्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो हमें दर्शाती हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जिसमें मैनेजमेंट गेन कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। रैशनलाइज कैपिटल, अच्छा जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि अबाउट द एंटिटी के उसके टोटल रिस्क, जिससे हम ओवरऑल कैपिटल नीड्स और मतलब ओवरऑल कैपिटल नीड्स हमें मिल सकती हैं, जिससे हम इम्प्रूव एलोकेशन भी कर सकते हैं। एलोकेशन मतलब होता है हम किसी अपने फंड्स एलोकेट कर दें, अपने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट। अब हमें पता है कि एंटिटी का टोटल रिस्क कितना है, ठीक है, और एंटिटी की ओवरऑल कैपिटल नीड कितनी है। तो अच्छा है ना, अगर हमें एंटिटी का टोटल पता होगा रिस्क कितना होने वाला है, टोटलिटी ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिस्क झेलना पड़ेगा, उसमें से मैनेजमेंट को एक्सेस करना, मैनेजमेंट एक्सेस करेगी कितनी उसको कैपिटल नीड्स है, इससे हमें हम एलोकेट कर सकते हैं ना फंड्स उतने 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 जितना रिस्क एक पर्टिकुलर फील्ड को जाना चाहिए, जो जो भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब नई नई सर बहुत पॉइंट्स आए हैं। एक का है प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल, लेट मी फाइंड, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क। अब ये क्या है,
बिजनेस प्रोसेस में कई तरह के रिस्क होते हैं। ईआरएम इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, एक सॉल्यूशन दे देता है जिससे हम मैनेज कर पाते हैं मल्टीपल अलग अलग टाइप के रिस्क को, मल्टीपल रिस्क। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब इनहेंसिंग रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, ठीक है, डिसीजंस हो गया। ओके, तो इसमें अगर हमें ईआरएम ये भी हमें रिस्क रिस्पॉन्स लेने में फ़ायदा देता है। जैसे कि रिस्क रिस्पॉन्स कौन सी होगी, स्ट्रेटजी रिस्क रिस्पॉन्स की हमने कुछ पढ़ी थी, जैसे कि रिस्क अवॉइड करना, या वो रिस्क को अवॉइड करेगा या रिस्क को एक्सेप्ट करेगा या रिस्क को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज बताता है। इसमें हमारा सारा या 5 T's आ जाएगा, जो मेमोरी टेक्निक मैंने आपको पहले ही बताई थी। ओके, तो इसके बाद आ जाता है मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेज या अपने लॉसेस। वेट अ मिनट ब्रो, वेट अ मिनट ब्रो, वेट अ मिनट, हाँ, गॉट इट। अच्छा जी, क्योंकि ईआरएम लगा रहा है हमने, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई भी कर पाती है, असेस भी कर सकती है रिस्क को, और उस रिस्क को वो रिस्पॉन्ड कैसे करे ये भी पता लग जाता है। इन्हीं सब की वजह से वो उस इस रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकती है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल सरप्राइजेस या लॉसेस नहीं होते। ठीक है जी, सब अपने सामने आ जाता है, सारी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो लॉसेस होते हैं ये सब आने औखे हो जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस इंटरप्राइज रिस्क। अब जैसे हमने देखा है लार्ज नंबर ऑफ रिस्क होते हैं जो कि डिफरेंट इंटरप्राइज के पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। अब ईआरएम की मदद से मैनेजमेंट जो होती है वो इसे मैनेज कर पाती है रिस्क को, और इसके जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, इंटर रिलेटेड हों चाहे रिलेटेड हों, वैसे तो इंटर रिलेटेड, पर इंटर रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स होने वाले हैं इसके, वो भी पता चल जाते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट का रिस्क ठीक करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में कम रिस्क होगा, राइट। जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, इसका एक क्लियर मीनिंग है जहाँ पे बहुत सारे रिस्क है, लार्ज नंबर ऑफ रिस्क है जो कि हमारे इंटरप्राइज के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ईआरएम की मदद से हम उस रिस्क को मैनेज भी कर पाएंगे और उसके इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट्स भी हम जान पाएंगे। ठीक है, जैसे हमें पता लगता है कि एक डिपार्टमेंट का हम जब रिस्क ठीक करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में कम रिस्क होगा, क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट का कोई भी रिस्क मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हमारी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट का जब भी हम रिस्क ठीक करेंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट का रिस्क कम होगा। ठीक है जी, तो हमारा ये भी हो गया आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस इंटरप्राइज रिस्क। अगर अभी तक आपने मेरी क्या कहते हैं तारीफ़ नहीं की है तो करनी चाहिए यार, बहुत टाइम लगा दिया मैंने वैसे बहुत टाइम लगा दिया मैंने आपको समझाते समझाते। ठीक है जी।